अनुषा। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी का आज के हमारे इस परिचर्चा में, जो कि हम ये पहली बार एक इस तरह का परिचर्चा कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कोरोना संकट में बेरोजगारी की त्रासदी से कैसे निकले और रोजगार के क्या नए नए विकल्प हैं, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। तो अब आफ्टर कोरोना क्या क्या हमें नए रोजगार इंडस्ट्रीज में निकल के आ रहे हैं, या किस तरह से कंपनीज और मैनेजमेंट सोच रहा है, उस पे हमने कई बड़े कंपनीज के या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमने आमंत्रित किया है आज के इस हमारे डिस्कशन में, जो कि हमारे सभी व्यूअर्स को एक मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से उन्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है और किस तरह से उनको नए रास्ते को और नए रोज़गार को कैसे चुनना है और कितने एक बैलेंस करके किस तरह से चलना है इस जो अभी ये बहुत ही जो ख़राब वक्त या बुरा वक्त या एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है उसमें किस तरह से हमें निकलना है। तो सबसे पहले जो मार्च से लेके जो इंडिया में जो लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ से लेके मई तक जो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फिर अनलॉक होने लगा धीरे धीरे। वो भी अनलॉक एक साथ नहीं हुआ, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसे अनलॉक करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, जब सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद पड़ा था, तो जो इंडस्ट्रीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती हैं ऑनलाइन काम करना, और जो बिल्कुल ही ऑनलाइन कर सकती थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़, या फिर जो प्रोजेक्ट वर्क्स लाइक रोड साइड कंस्ट्रक्शंस, हाईवेज़, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन पे क्या भारी नुकसान हुआ। और जो इंडस्ट्रीज़ ऑनलाइन चल सकती हैं, जैसे कि शॉपिंग, एसेंशियल सर्विसेज, नॉट एग्जैक्टली ऑल द शॉपिंग बट एसेंशियल सर्विसेज, या फिर एजुकेशन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सब कैसे ऑनलाइन चल रही थी और जिन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो ये बहुत बड़ा एक गैप आ गया था कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्रीज़ में। तो सबसे पहले मैं आप लोग से कुछ डेटा और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, कुछ शेयर करना चाहूँगी, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ने और कंपनीज़ ने अपना सर्वे किया, और उसमें सर्वे में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट और असर पड़ा। एनर्जी जो इंडस्ट्री, जो हमारा पेट्रोलियम, डीजल और ये सब इंडस्ट्रीज़ है, इसमें बहुत बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा था। 2020 में जो इसकी डिमांड थी, इंडियाज़ फ्यूल की, वो डिमांड वो पिछले साल के तुलना में 46% इसका कंजम्पशन गिर चुका है, और जो कि 2007 के मामले से सबसे ज़्यादा कम था 2020 में जो लॉकडाउन हुआ। तो सोचिए 46% की गिरावट रही पिछले साल से। लेकिन हाँ, जो एलपीजी गैस है, कुकिंग गैस है, उसका जो सेल्स है वो 12% बढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में थे, लोग घर का खाना और लोग हर चीज़ घर में ही, सब मतलब सब घर में ही कहते, तो हर चीज़ घर से ही हो रही थी। और जाहिर सी बात है, कार्स चल नहीं रहे थे, एयरप्लेन्स चल नहीं रहे थे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आना जाना सब। तो ऑयल प्राइसेस भी हमारे बुरी तरीके से गिर चुके थे, तो इनकी डिमांड घट गई थी, तो ऑयल प्राइसेस भी बहुत बुरी तरीके से घट गए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आया लॉकडाउन के दौरान, जब किसानों को कटाई करनी थी और उस समय जब उन्हें मंडी तक पहुंचाना था, और मंडी से भी आगे जब कंज्यूमर्स को पहुंचाना था, और ट्रक्स नहीं चल रहे थे, सब बंद पड़ा था, तो उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ा उस दौरान। सबसे ज़्यादा असर तो टी इंडस्ट्री पे, जो हमारे दार्जिलिंग में जितनी भी बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है और प्रोडक्शन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फॉल हुआ था। टी एक्सपोर्ट 8% गिर चुका है मार्च 2020 में, और उस समय खेती करते हैं, फर्स्ट फ्लश निकालते हैं, उसमें तो एक्सपोर्ट इंडिया कर ही नहीं पाया, उसका बहुत बुरा असर पड़ा। 33% गिर चुका है मार्च में 2020 में, एज़ कम्पेयर टू 2019 मार्च में। तो ये 10% या 20% गिरावट नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, इट्स मोर देन 30-40% गिरावटें हो रही हैं, जो कि उनका एक्सपोर्ट रुक गया, वो उसका फार्मिंग नहीं कर पाए ठीक तरीके से, या पहुंचा नहीं पाए इंडस्ट्रीज तक।
फूड वेस्टेज भी बहुत हुआ क्योंकि सप्लाई चेन इफेक्ट हो गई थी और वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा था सामान। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में सब बंद पड़ा था। 21 दिन के लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद पड़ी हुई थी। नियरली दे हैव कम डाउन टू शट डाउन, वो शट डाउन हो चुके थे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनीज का प्रोडक्शन पूरा रुक चुका था। और हिंदुस्तान लीवर, डाबर, ये सब ने बहुत सारी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा इनको। बट हाँ, जो एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स थे या इम्यूनिटी बूस्टर्स या फिर उस तरह के हेल्थ फूड थे, वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था और वो फिर से उन्होंने स्टार्ट कर लिया, रिवैम्प कर लिया। एंड देन स्टेट इनकम को अगर देखा जाए तो स्टेट इनकम का भी अपना बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल हो चुका है क्योंकि टैक्स कलेक्शन ख़त्म है। दिल्ली गवर्नमेंट का 90% शॉर्टेज हो गया है टैक्स कलेक्शन में 2019 के मुकाबले में, और जिस कारण गवर्नमेंट को खुद अब लोन उठा के कुछ या फिर टैक्स बढ़ा के उन्हें किसी सेक्टर में कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये हालात हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। तो ये रिसेशन नहीं, एक डिप्रेशन में भी ये जा रहा है स्टेट। तो दीज आर द सम फाइंडिंग्स की जो भी हमें 6-7 महीने में पता चला है। बट ये ठीक है, जाहिर सी बात है, ये थोड़ी घबराने वाली या दिखाने वाली कि हाँ ये ऐसी स्थिति हुई। लेकिन जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट इंडिया की जो रिकवरी रेट होगी वो वी शेप होगी। अगर वैक्सीन आ जाता है और सब कुछ सही से हो जाता है तो यू शेप, कोई कहता है यू रिकवरी और कोई कह रहे हैं कि वी शेप रिकवरी होगी, और जो अभी एकदम डाउनफॉल हुआ है वो तेज़ी से ऊपर इसका ग्राफ बढ़ेगा। और जो हमारे बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन में आपके 5 स्टेट्स हैं, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, ये सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 27% ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे स्टेट, हमारे इंडिया को जीडीपी बढ़ाने में। ऑनलाइन सेल्स भी अब बेहतर हो चुके हैं पहले से, और आफ्टर लॉकडाउन वो अचीव कर चुके हैं अपने लेवल को जो उनका प्री कोविड में जो भी उनका सेल्स हो रहा था। सो धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला तो धीरे धीरे प्री कोविड से एरा में जो उनका बिजनेस होता था वो धीरे धीरे अब आ चुका है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं और ये कुछ सर्वेज हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अब इंडिया में भी बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। डायरेक्ट एफडीआई बढ़ा है, $17 बिलियन हो चुका है। इनफैक्ट गूगल ने तो अनाउंस भी किया था कि वो $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है। तो बहुत सारे नए भी चीज़ें खुल के आ रही हैं और बहुत कुछ रास्ते बन के आ रहे हैं। तो यही सब चर्चा करने के लिए जो आज के हमारे पैनल मेंबर्स हैं और जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से सबसे पहले इट्स अ बिग पैनल मेंबर, तो मैं एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करूंगी और उनसे हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं रायतपन भारती जी, जो कि आर्थिक पत्रकार हैं और दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इवन टीवी में भी, मीडिया में उन्होंने एडिटर और बड़े पद पे रहे हैं। तो उनका मैं इनवाइट करती हूँ इस डिस्कशन में। सो रायतपन भारती जी हमारे साथ, और हमारे साथ हैं समीश शर्मा जी। समीश शर्मा जी गुड़गांव से जुड़ रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो बिजनेसमैन हैं। इनका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का इनका काम है। क्या है हमारे साथ समीश शर्मा जी? मुझे अभी स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहे हैं जी, जब वो कनेक्ट होंगे तो मैं उनको जोड़ूंगी। और हमारे साथ अशोक शर्मा जी दुबई से हैं, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। और सुमित रंजन जी दिल्ली से, जो कि इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। मुकेश तिवारी जी अफ्रीका से हैं, वे हमारे साथ हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, सेल्स मैनेजमेंट वहाँ से जुड़े हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि मैनेजमेंट में है गाजियाबाद से। और अरविंद राही जी रियल एस्टेट एक्सपर्ट मुंबई से जुड़े हैं। तो ये हैं हम, और हमारे साथ बैंगलोर से चंद्रभूषण रॉय जी भी जुड़े हैं, जिनकी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो एक एक करके सबके पास सब एक एक करके हम आएंगे और इनके साथ डिटेल में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं तपन जी के पास और इनसे हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को कि क्या नया होने वाला है और इस संकट से हम कैसे निकलेंगे, कैसे बेरोजगारी से कैसे निकला जाएगा। ये बहुत अच्छा विषय है और इस विषय पर सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। एक संक्षेप में बताना चाहूंगा कि 1930 के आसपास महामंदी आई थी दुनिया में, जो 10 साल तक चली। बहुत लोगों को पता है
भारत भी उसकी चपेट में आया था, लेकिन वो उस महामंदी से भी दुनिया निकल गई। उस समय तकरीबन 9,000 बैंक धराशायी हो गए थे, यानी दिवालिया हो गए थे। 9,000 बैंक पूरी दुनिया में, लोगों के पैसे खत्म हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, हमारे भारत की जूट मिल बंद हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे बेहतर स्थिति, ये उससे भयानक महामंदी का टाइम है, लेकिन उससे बेहतर स्थिति में भारत है। इटली में -8%, अमेरिका में -4%। पूरी दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के बारे में कहा जा रहा है कि वो माइनस में जा रहा है। भारत और चीन के बारे में बहुत अच्छी बात IMF कह रहा है कि हम प्लस में रहेंगे, हालांकि ज्यादा प्लस नहीं है, +1.5 में रहेंगे। 1.5% हमारा ग्रोथ होगा, चाइना का भी लगभग 2.5 के आसपास होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है इसमें जो मैं चाहता हूं कि आज के डिस्कशन में जो हमारे वक्ता जो हैं, कुछ नए बिजनेस, नई इंडस्ट्रीज की ओर लोग मुड़ रहे हैं। जैसे तुषार ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि ऑनलाइन बिजनेस का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। इंडिया में भी हो रहा है, दुबई में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो ऑनलाइन बिजनेस में संभावना काफी दिख रही है। बीमा सेक्टर में भी मैंने सुना है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। रियल एस्टेट भी फिर उठने लगा है। तो इन तमाम जगहों से अच्छी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि लिक्विडिटी जिसके पास है वही कंपनी इस मैदान के जंग को जीत पाएगी। जिसके पास लिक्विडिटी की कमी है उसे परेशानी होगी। जी, अब जैसा कि आप जर्नलिज्म से हैं, मीडिया से हैं, तो मेरा सवाल है कि क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े जो मीडिया पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल डेली टाइम्स ही बंद कर दिया था, और जितने भी उनके संडे टाइम्स ही निकलता था ये तक बंद कर दिया। हर चीज़ बंद होती चली गई, ले ऑफ होता गया। तो ऐसे में जो जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया से जुड़े हैं, वो कैसे अपने आप को इसमें क्या अपने आप को इन्वेंट कर सकते हैं, री इन्वेंट, या क्या स्किल्स ऐड कर सकते हैं कि वो दोबारा जॉब में आ सके? बड़ी है, एक सेकंड। बेरोजगारी मीडिया में सबसे ज्यादा आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी जगह से छटनी हुई और उनको मीडिया की नौकरी से बाहर आना पड़ा। वो लोग ऑनलाइन अपना पोर्टल उन्होंने चालू किया, वो संघर्ष में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की वेबसाइट भी अपग्रेड हो रही है और वो मैदान में दिख रहे हैं। कुछ समय के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। पिछले महीने मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया 16 पेज का छपकर आ रहा था हम लोग के घरों में दिल्ली में। अब वो 24 पेज और 30 पेज, हो सकता है 40-48 पेज पर आ जाए। तो एडवर्टीजमेंट मिलना शुरू हो गया है, एडवर्टीजमेंट की संख्या। लेकिन आने वाले समय में लगता है कि ऑनलाइन पत्रकारिता ज्यादा बढ़ेगी। द हिंदू ने ऑनलाइन अखबार देखने का अपना रेट फिक्स किया है। इसी तरह आप विदेशों में वाशिंगटन जर्नल या बहुत सारे अखबार आप खोलेंगे ऑनलाइन पर, तो वो लोग एक एनुअल या मंथली फी ले रहे हैं। तो इंडिया में भी स्कोप शुरू हो रहा है। बहुत सारे अखबारों को हिम्मत नहीं हो रही है वो इंटरनेट पर अखबार देखने वालों से पैसा लें, लेकिन द हिंदू ने ये काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि बाकी क्या ये इंडिया में सक्सेसफुल होगा कि लोग पैसे दे के सब्सक्रिप्शन लेंगे? क्योंकि यूएस में, और आई नो कि न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब का लेना पड़ता है, तभी आप पढ़ सकते हैं आप उस न्यूज को। तो इंडिया में ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे? तो कंटेंट अच्छा देंगे, जिनके कंटेंट अच्छे होंगे, जिनमें पढ़ने की सामग्री होगी, वो देंगे। द हिंदू के एडिटर का कहना है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, लोग पैसा हमें दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत कंपटीशन के साथ, कंटेंट के साथ आगे आना होगा। मैं समझता हूं कि बाकी सेक्टर में भी यही कंपटीशन का एक नया दौर शुरू हो रहा है, नए दरवाजे खुल रहे हैं। और आप अगले 5 साल में कई नए अरबपति पाएंगे, क्योंकि बदलाव जब आता है तो कई नए मुकेश अंबानी आपको दिखाई पड़ेंगे। जी,
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब अगर आप पे कर रहे हैं इस कंटेंट के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी पे फ़ोकस होगा, तो हमें बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट पढ़ने को मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और ये भी सही बात है कि और एक बात है, भारत के लिए अच्छा अवसर है ये। चीन की तुलना में भारत के लिए अच्छा अवसर है। चीन के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बदनाम है कि वो क्वालिटी अच्छा नहीं देते हैं। अभी भारत के बारे में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि इंडिया में जो पीईटी ये जो ड्रेसेस बने जो डॉक्टर को पहनने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी का है, जबकि चाइना का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो भारत के लिए बड़ा सुनहरा अच्छा अवसर है कि बहुत अच्छा। 1921 में जब मंदी आई थी, महामंदी, तो भारत भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हम सर्वाइव करें। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोने का मतलब गोल्ड के जो गहने थे ना, वो इंडिया में बनने शुरू हुए और उसका एक्सपोर्ट लंदन होता था। और लंदन में जब वो बिकता था तो उससे ब्रिटेन की इकोनॉमी भी सुधर गई। खैर, एक कहानी है। एक इसमें सच्ची बात जी, क्या है थैंक यू। कि जी, हथियारों की धन्यवाद। जब हथियारों की बिक्री अमेरिका ने शुरू की, तो पूरी दुनिया से महामंदी गायब हो गई। 1940 आते आते महामंदी गायब हो गई। तो ये करवट इस बार भी कुछ कोरोना में अगले साल तक लेगा। जी, जी, धन्यवाद। हमें आपकी बात समझ में आ गई। और हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है कि एडवर्टाइज़मेंट अब बढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, और पहले से जो बहुत पतले अखबार आ रहे थे, अब थोड़े उनमें पन्ने बढ़ रहे हैं और कंटेंट आ रहा है, और अच्छी बात है कि न्यूज़पेपर्स को भी अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अब चलते हैं मिस्टर अरविंद राही जी के पास। मिस्टर अरविंद राही जी मुंबई से जुड़े हैं, और ये इनकी स्पेशलिटी रियल एस्टेट है, और इनका बॉम्बे में रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स राही नाम से इनका बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंपनी है। और ओम गायत्री एंटरप्राइज श्री, इनके काफ़ी एंटरप्राइज भी हैं वहाँ पे, और लखनऊ में भी है। तो सबसे पहले राही जी, आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या मतलब आप क्या आपका रहा है, मतलब 21 डेज तो बिल्कुल घर से बाहर निकलना नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ, बट तो- कॉल्स तो जरूर आती होंगी, या फिर जी आपका ऑनलाइन या फोन पे बहुत बात होती होगी। और 2016 में जो झटका लगा जी डीमोनेटाइजेशन का, तो फिर बैक टू बैक कैसे मैनेज कर रहे हैं? त्रिशा जी, सबसे पहले धन्यवाद इस पैनल में शामिल करने के लिए। और आज गणेश चतुर्थी है, तो मैं पूरे पैनल की ओर से सभी को, सभी सुनने वालों को, व्यूवर्स को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और अब हम मूल आज का जो हमारा विषय है उस पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये आज वर्तमान में समस्या है क्या। अगर हम कोरोना को मानव जनित समस्या बोलें या दैवीय आपदा भी बोलें, तो ये इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि जहाँ पे हमारा कोई मूलभूत परिवर्तन आया हो हमारे नेचर में। ये एक बीमारी है। बीमारी इस रूप में है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले था, जो इस तरह का काम था, वो आज भी है, उसकी आवश्यकता आज भी है। रोटी कपड़ा मकान जो हमारी मूलभूत जरूरतें वो आज भी हैं। फर्क क्या आया है कि फर्क एक हमारे पूरे समाज में, पूरी दुनिया में एक डर आ गया कि हम बाहर निकलेंगे तो हमको ये बीमारी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। हम डर डर के जी, जी रहे हैं। बाकी हमारी आवश्यकताएं कम नहीं हुई हैं। हमको आज भी रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ और भी चीजों की आवश्यकता है। अब जब हम डरना शुरू कर दिए, जिस समय हमारे पास डर का माहौल आ गया पूरे समाज में, तो वहां पर डरवश हम घर से नहीं निकल रहे हैं। घर से नहीं निकल रहे हैं तो हमारे काम धंधे प्रभावित होना तय बात है। और अब मैं आता हूं अपने सेक्टर पे, रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो हर जितने भी बिजनेस हैं हमारे हिंदुस्तान में, विशेष करके मैं इंडिया की, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि पूरे विश्व में यही है कि हर सेक्टर का जो मूल है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर फ्लो आता है तो सभी सेक्टर्स को उसका लाभ मिलता है, या किसी जी, अन्य सेक्टर में अगर फ्लो आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ हमको रियल एस्टेट सेक्टर में मिलता है। अब जी, डिमोनेटाइजेशन से अगर हम बात शुरू करें तो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। मैं उस सेक्टर में हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि सब एक ही नंबर का काम होता था, बट नेचुरल थोड़ा सा ब्लैक मनी भी इस सेक्टर में काफी मात्रा में आती थी। कहीं ना कहीं वो बंद हुआ, एक अच्छा हुआ, उससे हम लोगों को भी सुकून मिल रहा है कि कम से कम हम एक हम्म, नंबर में काम कर, हमारी वैल्यू बढ़ रही है, हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जी, उसके बाद जब पेपर वर्क भी आसान है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय एक झटका लगा, रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद थोड़ा सा ये सेक्टर वापस अपने मूलभूत ढांचे की ओर बढ़ रहा था, उसी समय जीएसटी का आ गया। हम कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापारी कहीं से भी कुछ भी ले रहा है या दे रहा है, उसका इम्पैक्ट ग्राहक के ऊपर जाता है। तो जब हम जीएसटी आई तो उसका भी इम्पैक्ट ग्राहक पे आया। ग्राहक के ऊपर उसका इम्पैक्ट आने का असर ये हुआ कि 18% जीएसटी शुरू शुरू में इम्पोज हो गई।
हमारा सेक्टर वहां पर फिर प्रभावित हुआ। उसके बाद फिर जी। थोड़ा हम आगे बढ़े, वापस हम नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़े, तो ये कोरोना आ गई। अब तो ये जी, तो समस्याएं अब आगे ये सब जो हुआ तो आप लोगों ने या क्या सोचा, रियल एस्टेट कम्युनिटी ने या आपके एसोसिएशन ने, कि हमें क्या बदलाव लाना है, कि क्या जरूरत अब देखिए हो गई है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग घर से काम कर त्रिषा रहे जी, हैं, तो एक जी सेपरेट रूम जहाँ पे लोग काम कर सके, उस तरह का स्टडी रूम या ऑफिस रूम, क्योंकि वो एक जरूरत हो गई है अब कुछ सालों तक, जब जी तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आप लोग का हाँ कुछ बदलाव आया है कि प्लान में कि इस तरह के घर बनेंगे? जी, बहुत बड़ा बदलाव ये आया त्रिषा जी कि हमारे दो सेक्टर ऐसे हैं। सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है वर्किंग सेक्टर, कृषि, एग्रीकल्चर, और उसके बाद अगर कोई सेक्टर आता है तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर। और ये दोनों सेक्टर ऐसे जहां पर अनस्किल्ड लेबर काम करते हैं, जहां कोई ट्रेनिंग नहीं है। जी। मैक्सिमम अनस्किल्ड लेबर हमारे सेक्टर्स में है। जब हमारा काम बंद होता है तो वो अनस्किल्ड लेबर दूसरी जगह पर उनका जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। तो वहां पर ये उनको समस्या, इन समस्या उनके साथ में आ जाती है। अब ये सेक्टर बंद होने से एक तो मनी का फ्लो बंद हुआ, अनस्किल्ड लेबर बेकार हो गए। अब समस्या ये है कि हम कब तक चुप बैठे, कब तक क्या करें। तो तो इस अब सेक्टर में जैसे सबसे अब ज्यादा, लेबर्स लोग वापस वापस आ रहे हैं, तो अब आपके लिए थोड़ा आसान हो रहा है काम करना, क्योंकि तब तो सब चले गए थे, अब वापस आ रहे हैं तो अब तो हाँ प्रोजेक्ट शुरू हो गए होंगे। प्रोजेक्ट शुरू हो गए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है रियल एस्टेट का, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम यह है कि जब तक सेल नहीं होगी हमारा प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ सकता है। जब तक फ्लो ऑफ मनी नहीं रहेगा हम प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जी, जो नया लेबर्स वापस प्रोजेक्ट आ तो रहे हैं, एक जो, अलग प्रॉब्लम है, बट अभी हमारे पास बहुत हाँ, सारे जो जो रनिंग प्रोजेक्ट्स अनसोल्ड हैं यूनिट्स पड़े त्रिषा हुए जी, हैं पूरे त्रिषा जी, बड़े मेट्रो सिटीज में। हाँ, अनसोल्ड हाँ यूनिट्स जो पड़े हैं, तो रनिंग उनको प्रोजेक्ट्स हैं, निकालना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ अभी इसमें दो दो चीजें हैं। जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और इस तरह से जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो लेबर्स की वापसी हो रही, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इससे कहीं ना कहीं एक बेस हमारा मजबूत हो रहा है, वापस काम प्रारंभ हो रहा है, आगे बढ़ रहा और है। जो जो, और जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनी, इमामी ग्रुप और टाटा ग्रुप, और ये वो अपने वहां पे भी फोकस कर रही हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज में, इंदौर में, हाँ इनको झांसी में, इनको और वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग जगह, करना क्योंकि पड़ेगा। लोग अब चाहते हैं कि एक अपना होम टाउन में एक अच्छा आलीशान घर हो, कि हम कभी भी कुछ हो तो शहर जी छोड़ के हमारा बैकअप एक रहे, कि हम वहां जा सके। तो शायद एक और नया एक विकल्प निकल रहा है, सिर्फ मेट्रो को ही नहीं जी टारगेट। जी, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, क्योंकि सिर्फ अब इंडस्ट्रीज हम्म, एनसीआर या मेट्रो तक नहीं रहेंगी, वो हर जगह उन्हें फैलाया जाएगा, तो वहां रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी कि आपको हाउसिंग बनाना होगा वहां पे। बिल्कुल हाउसिंग बनाना होगा, और हमको जो है इसको वापस नए सिरे सोचना पड़ेगा। जैसे बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, रियल एस्टेट के बहुत से प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चल रहे थे, वहां आवश्यकता यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का हम लाभ उठाएं। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है नए नए क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर अच्छा सपोर्ट कर रही है। हम अगर एक क्लस्टर कोई भी डेवलप करते हैं, एग्रो बेस्ड, फूड बेस्ड, या एक्स वाई जेड एनी ग्रुप का, क्लस्टर डेवलपमेंट में क्या है कि रियल एस्टेट के साथ साथ नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और वहां पर मनी का फ्लो भी अच्छा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमको अच्छा सपोर्ट कर रही है उसमें, क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर। तुषा जी, जी, बिल्कुल, मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की भी उतनी हालत ठीक नहीं है। जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो और भी वो नए प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि और ऐसे नए प्रोजेक्ट्स मिलें जो कि गवर्नमेंट बैक्ड अप हो, और रियल एस्टेट धीरे-धीरे, एकदम से तो नहीं, बट धीरे-धीरे ज़रूर वह वापस आ जाएगा। थैंक यू अरविंद राय जी, मैं दोबारा फिर दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपके पास आऊँगी। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ संजय कुमार शर्मा जी के पास। जी, संजय जी का मैं इंट्रोडक्शन आप सबको मुखातिब कराती हूँ। संजय जी डायरेक्टर हैं अकाउंट्स एंड एचआर के गिवलाइन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी में। तो संजय जी इज एचआर मैनेजर। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी जो भी कंपनीज में, एमएनसीज या कहीं भी हम काम करते हैं। तो एचआर का क्या, इतने सारे डिस्कशंस हुए होंगे अपने मैनेजमेंट में, कंपनीज में, और उन्होंने क्या नया विकल्प निकाला है, वो क्या अलग करने वाले हैं, जो अब तक होता चला आया या जैसे चला आया वैसे ही चलेगा, या कुछ बदलाव होंगे, ऑटोमेशन आएगा, रिसोर्सेस काटे छांटे जाएंगे, या क्या किया जाएगा? प्लीज ओवर टू यू संजय जी, बताइए कुछ। संजय जी आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, और आपका हैंग हो गया है स्क्रीन।
नेटवर्क इशू आ रहा है, तब तक मैं सुमित रंजन जी के पास चलती हूँ जब तक वो उनका नेटवर्क ठीक होता है। सुमित जी को, वो हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं आज के पैनल में, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं और वो दिल्ली में ब्रांच मैनेजर हैं एक प्राइवेट कंपनी में। सुमित रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आप अराउंड 500 लोगों को अब तक आपने उनको इंश्योरेंस इवन फाइनेंस पे उनको आप गाइड करते हैं, मेंटरिंग करते हैं और उनको सलाह देते हैं। तो सुमित रंजन जी, आपने जाहिर सी बात है इतने दिन घर पे ही काम किया होगा, या अभी भी घर पे कर रहे हैं या आप ऑफिस जाना शुरू कर दिया है? आपकी आवाज। सबसे पहले तो तुषा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस पैनल में ऐड किया गया। और जो आज का विषय है, इस कोविड-19 की सिचुएशन में जो इकोनॉमिक कंडीशन बनी हुई है और लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, मैं तो अभी फिलहाल पिछले 3 महीने तक तो घर से हमने काम किया, बट इन द मंथ ऑफ अगस्त, अभी इस महीने से हम लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। हर रोज ऑफिस जा रहे हैं, हर रोज लोगों से मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो सिचुएशन बनी है, जो रेसेशन है, ये पहली बार नहीं आया है। ये बीमारी की वजह से आया इस बार, बट अलग अलग टाइम पे हर 10, 15, 20 सालों में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से ये सिचुएशन आई है। हम याद करें 2008 में भी ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, बहुत सारे कंपनीज बंद हुई, बैंकिंग एंड। हाँ, राइट। सो जब भी ऐसा होता है तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आती है मार्केट में। जैसे उस समय की हम बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई सामने, जैसे ओला, उबेर, अमेज़न, इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बड़ी बन गई। हाँ, तो पॉलिसी बाजार, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अपॉर्चुनिटीज थी जो उन लोगों ने समझा और अपने काम को बढ़ाया। सिमिलरली ये जो पिछला 3-4 महीना गया, इसमें भी बहुत सारी नेगेटिविटी तो बहुत सारी थी, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी थी। तो जिन्होंने उन पॉजिटिव चीजों को देखा तो उनको फायदा भी हुआ। अब हमारे सेक्टर की बात करें तो लॉकडाउन से पहले हम लोग लोगों से मिल के उनके इन्वेस्टमेंट, उनके बीमा के बारे में बता के हम लोग अपना बिजनेस करते थे। बट लॉकडाउन के पीरियड में हम घर से काम कर रहे थे, तो हमारे साथ भी अच्छी चीजें ये रही कि हम सारे लोग पहले बिजी रहते थे, बहुत लोग मिल नहीं पाते थे, बट लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी बन पाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ तो लोगों के ट्रैवल टाइम बच गए, तो आधे घंटे 1 घंटे फोन पे बात करके या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के लोगों से हुआ। फिर दूसरा conversion is easy on online to convert like through webinar, Zoom या फिर कॉल पे, या फिर फेस टू फेस कन्वर्जन करना ज्यादा इजी होता है? देखिए, दोनों ही चीजें। लेकिन क्या होता है इस सेक्टर में, बीमा वाले सेक्टर में, कि हम जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं उतने ज्यादा कन्वर्जन होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ मीटिंग से कन्वर्जन होता है। अब नंबर ऑफ मीटिंग्स हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फेस टू फेस भी कर सकते हैं, बट फेस टू फेस करने में हम एक दिन में 3 या 4 लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक साथ ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। दिन भर में हम 10-15 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। और लोग भी प्रेफर करने लग गए, कि प्रेफरेंस देने लगे कि नहीं, हम डिजिटली कनेक्ट होते हैं। एक तो वो था। दूसरा ये भी था कि जो बीमारी की वजह से लोगों में डर समाया कोविड-19 की वजह से, कि अगर मुझे कोविड-19 हो गया और मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इस वजह से भी डिमांड काफी बढ़। हाँ, यू आर ऑन अ बेटर लेवल, मतलब इन द इंडस्ट्री की यू मस्ट बी स्माइलिंग हियर, क्योंकि बहुत सारे आपको लीड्स आए होंगे, बहुत कॉल्स आए होंगे, और इंश्योरेंस हैज बूम्ड, स्पेशली द लाइफ इंश्योरेंस एंड द हेल्थ केयर इंश्योरेंस, जो इंडिया में इनफैक्ट अर्बन एरिया में इट्स ओनली द 19% जो हेल्थ केयर कराते हैं, अपना इंश्योरेंस लेते हैं, और रूरल में शायद 16% ही है। तो मुझे लगता है कि उसमें आपका काफी बूम आया है और काफी इंक्वायरीज हो रही होंगी, कन्वर्ट भी हो रहा होगा, सो दैट इज गुड फॉर यू। बट एक और चीज है, अब प्लान्ड सर्जरीज नहीं हो रही है हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे भी जो इंश्योरेंस कंपनी, उसको पैसा बच रहा है कि वहाँ पे उसको जो पेशेंट है उसका बिल नहीं भरना पड़ रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, और यहाँ पे इनके इंश्योरेंस ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की क्वेरीज ज्यादा आ रही हैं, कन्वर्ट हो रहा है, तो इनफैक्ट इनके पास ज्यादा इंश्योरेंस कन्वर्ट हो रहा है। और हाँ, और इसमें एक, जहां तक नौकरी और अर्निंग की बात है, तो ये एक ऐसा सेक्टर रहा है। अभी कोविड-19 के सिचुएशन में जब लॉकडाउन रहा तो इस सेक्टर को एसेंशियल चीजों में रखा गया, एसेंशियल सर्विस में रखा गया। तो सारी ओपन रही, सारे लोग काम करते रहे, तो नौकरियां गई नहीं लोगों की, और कन्वर्जन रेशियो में इंप्रूवमेंट आया, तो
आप देखेंगे कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो डिग्रो नहीं होकर के और इम्प्रूव किया है इन दिनों में, पिछले दिनों में, पिछले महीनों सो आप बता सकते हैं कि कंपनीज क्या ज्यादा हायरिंग कर रही है आपके सेक्टर में, इंश्योरेंस में? देखिए हायरिंग ज्यादा नहीं कर रही, लेकिन अच्छा। ये है क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी हर जगह पे सारे एम्प्लॉइज थे जो काम कर रहे थे और उन्हीं लोगों की जी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर रहा है पहले भी और अभी भी कि जहाँ पे कोई भी इजीली जुड़ सकता है। जी ठीक है, जब किसी की नौकरी गई या फिर किसी की इनकम कम हो गई तो उसका जी। मेन मोटो है कि उसके पास पैसा कहाँ से आए। अब वो जॉब करके भी हो हाँ सकता है और एक कंसल्टेंट बनकर भी हो सकता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। एक इंडिविजुअल इंसान कंसल्टेंट बन के जुड़ के पैसा कमा सकता है, एक कंपनी भी कंसल्टेंट बन के जुड़ के पैसा कमा सकती है, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो पैसा लोग कमा पा रहे हैं इस सेक्टर में, चाहे वो एक ओके कंसल्टेंट हो या किसी और प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं इस सेक्टर में। स्पेशली आप देखेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी जुड़े होते हैं, इक्विटी ब्रोकर या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स काफी जुड़े हुए हैं, कोई भी रियल एस्टेट के लोग काफी जुड़े हुए हैं। मेरे और साथ क्या खुद मैं हाँ पूछना चाहूंगी कि क्या कंपनी ऑटोमेट कर रही है बहुत चीज़ों को, क्या वो अपने रिसोर्स को कट डाउन करके, या आपके भी सेक्टर में मैं पूछना चाहूंगी कि सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेट करके काम कराना चाहती है, कुछ उसके मैनेजमेंट में या उनके डिसीजन या कुछ चेंजेस आए हैं, या कुछ ऐसा अपने न्यूज़ है इंडस्ट्री में? देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पहले भी होता है, पिछले 3-4 सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ चुका था। जी अभी इस टाइम पे मीटिंग्स को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया जिसमें इम्प्रूवमेंट भी आई। और जहां पर छटनी करने की और एम्प्लॉयमेंट की बात है तो एक चेंजेस आई है कि पहले फिक्स्ड कॉस्ट पे एम्प्लॉयज ज्यादा होते थे, वेरिएबल पे आउट्स जी पे कम होते थे। तो जी। अब वो पे आउट्स का जो सिस्टम था उसको चेंज किया गया। अब ओके कंपनी चाहती है, चूंकि सिचुएशन कंपनी को भी प्रॉफिट अर्न करना है और सबको स्टेबल रख करके उनके करियर को का ध्यान रखना है, तो वो वेरिएबल पे आउट्स पे आ गई है। अब उसमें मिक्स कर दिया है कि कुछ फिक्स सैलरी ओके देंगे, बाकी हम वेरिएबल पे आउट्स रखेंगे, तो इस पे थोड़ा सा जी बदलाव आया है। बट जी। ये और क्या बदलाव कंपनी ये भी पॉजिटिव सोच रही है कि अब जैसे वर्क फ्रॉम होम का उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी को, तो क्या वो सोच रही है कि हम लॉन्ग टर्म में, बिकॉज दे कैन सेव ऑन देयर ओन रेंट एंड कट डाउन कर सकते हैं कॉस्ट टू कंपनी, तो एक एम्प्लॉय का, तो क्या उस पर भी सोच रही है कि फॉर सम फोर्सेज वी कैन कीप वर्क फ्रॉम होम, फ्रॉम सम फोर्सेज वी कैन टेक देम टू द ऑफिस, कुछ ऐसा प्लान भी है? नहीं, उसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ रहा है कि किसी भी ऑफिस में 30% से ज्यादा एम्प्लॉयज एक टाइम पे नहीं होने चाहिए और जी बाकी जो 60% 70% एम्प्लॉयज है उनको वर्क फ्रॉम होम ही जी करना है। तो जी जी वो तो हम फॉलो कर रहे हैं। अब रोस्टर की तरह सब लोगों को कभी कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके बुलाया जा रहा है, जी तो जी। चलते, लेकिन हफ्ते में लोग निकल रहे हैं, अब लोग मिलना और शुरू कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या एक स्किल एनहांस करना होगा इस सेक्टर में? आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग देयर इन इंश्योरेंस, तो जो न्यू आने चाहते हैं या जो ऑलरेडी दे आर पीपल वर्किंग देयर इन द सेम सेक्टर विद यू इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन्हें क्या आप सजेस्ट करते हैं अपने तरफ से, या आपने कुछ स्टडी किया हो, कुछ अपना अपग्रेड किया हो, तो ऐसा क्या स्किल है जो उन्हें काम आएगा? देखिए दो चीजें हैं। मैं एक सबको कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जैसे ये सिचुएशन आई है आज, ये आगे भी आ सकती है कभी ना कभी किसी और कारण की वजह से। तो हर इंसान को अपना एक साइड इनकम, एक अलग से इनकम का रिसोर्स रखना चाहिए। एक एक जॉब या एक इनकम से नहीं होता। आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, अंबानीज, टाटा की बात जी करते हैं, वो किसी एक सेक्टर में काम नहीं करते हैं, वो मल्टीपल सेक्टर्स में काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक सेक्टर में काम करने से हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, मल्टीपल सेक्टर में काम करना होगा। जी तो मेरा एक सजेशन है कि जो लोग भी कोई भी काम कर रहे हैं वो इस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वो एक साइड इनकम अपने लिए खड़ा कर सकते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में उनको हेल्प जी करेगा। और हर आदमी का अपना एक पर्सनल नेटवर्क होता है। इस सेक्टर में काम करने जी के लिए आपको हर दिन या हफ्ते में 2 घंटे या दिन में 1 घंटा निकाल करके अगर वो इस सेक्टर में काम करते हैं किसी भी कंपनी के साथ जुड़ करके, हम्म, तो वो उनकी एक अच्छी जी अर्निंग्स आ जाती है। और जी स्किल्स की जहां तक बात है तो एक ही स्किल्स है हर जगह काम आती है, वो है लर्निंग्स। इस चीज जी। को सीखना होता है कि लगातार इससे आपको कैसे अपग्रेड बनना करना है। पड़ेगा, हाँ, डिजिटली तो लगातार देखिए आज अपग्रेड के करता डेट में, रहना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए आज के डेट में हर कोई अपग्रेड कर रहा है डिजिटली खुद को, तो डिजिटल जी प्लेटफॉर्म पे काम करना सबको सीखना जी पड़ेगा। और इस सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें जो जानकारी है कि प्लान्स कैसे होते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करवाए जाते हैं, वो सीखने की जरूरत है। और लोगों को हमें अप्रोच कैसे करना है, कैसे हम अपनी बातें दूसरे के सामने रख जी सकते हैं,
ये इसको सीखने की जिसको मैं आपसे दोबारा आती हूँ और मैं पूछूंगी आपने क्या स्किल ऐड किया या कौन से कोर्सेज ऑनलाइन लिए थे। तब तक मैं चलती हूँ आगे और अशोक शर्मा जी के पास। थैंक यू सो मच सुमित जी। सो ओवर टू अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी दुबई से जुड़े हैं हमारे साथ और अशोक शर्मा जी का काफ़ी बेहद ही इम्प्रेसिव एक पोर्टफोलियो है। वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एंड राइट नाउ ही इज डायरेक्टर इन सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट वर्किंग इन दुबई एंड ही हैज़ वर्कड विद रॉकवेल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड हनीवेल। BIT सिंदरी से बीटेक करके उसके बाद उन्होंने कई जगह जॉब किया और देन ही गॉट MBA फ्रॉम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी UK। अभी वो फिलहाल एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी बन गए हैं और ऑथर भी हैं, ब्लॉगर, पब्लिक स्पीकर। माय गॉड, वंडरफुल। सो यू वेयर अ लॉट ऑफ हैट, यू आर वेयरिंग डिफरेंट हैट, तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा और आपसे बहुत कुछ हमें अच्छी मेंटरिंग हो जाएगी। सो ओवर टू यू अशोक जी। तो आप दुबई का हमें कुछ बता सकते हैं कि इंडिया दुबई से क्या सीखे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल में है और बैक टू सब शायद अब जाने लगे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इनफैक्ट IPL भी UAE में ही हो रहा है। तो इंडिया क्या उससे सीख सकता है और उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है? आपका म्यूट है माइक, अशोक जी म्यूट है जी। Now you can hear me? Yes, yes. अब आवाज आ रही है। Thank you very much, Trisha, for a wonderful introduction. Multiple hats हैं, but फिर भी मैं एक सामान्य इंसान हूँ, आप सबकी तरह ही। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, ये पूरे विश्व के लिए अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड एंड अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम इसको आप कह सकते हैं। कोई भी कंट्री इसके लिए तैयार नहीं था और इस वजह से जितने डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज, दे गॉट बैडली हिट। और उसमें सबसे पहले अमेरिका का नाम आप लेते हैं। अमेरिका सबसे डेवलप्ड नेशन है और सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही है। यूरोप में चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सारी डेवलप्ड कंट्रीज दे गॉट अफेक्टेड बिकॉज इट इज अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम और इसमें जान का खतरा है, बिल्कुल खतरा है। और इसको वी शुड नॉट टेक इट इजी, इट इज अ डेंजरस थिंग एंड अभी तक कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली यू कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। रह गई बात, मैं कभी बताया नहीं गया कि कभी कुछ ऐसा हो तो क्या किया जाए। सो या बिल्कुल, ये पैंडेमिक वर्ड जो है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसी साल 2020 में ही मैंने सुना। इसको यूज भी नहीं करते थे, पैंडेमिक। सो दिस इज सच अ थिंग एंड नाउ अब सबकी जुबान पे, बच्चे से लेके बड़ों तक। और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बड़ा यूनिक सिचुएशन हो गया, इनको ट्रिपल हिट हुआ है। अब कोरोना तो मार्च के बाद आया या फरवरी से आया, आप जो भी समझे, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, ऑयल इंडस्ट्री, जो मिडिल ईस्ट की कोर इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस, ऑयल प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में डिमांड कम होने की वजह से गिरते जा रहे थे। और उसमें दूसरा फैक्टर आया था ओपेक और रशिया का फाइट। सो उसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो रहा था। तो सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज ड्रॉप किए जा रहे थे और उधर अमेरिका का भी प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो उसकी वजह से बहरहाल ऑयल इंडस्ट्री में ऑयल प्राइसेस लोएस्ट लेवल पे आ गए, मतलब पिछले 15 सालों में लोएस्ट लेवल पे आ गए। तो उसकी वजह से क्या है कि नए प्रोजेक्ट एक्सपेंशन वो सब सारे बंद हो गए। तो ऑयल इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन था वो बिल्कुल रुक गया। तो उसकी वजह से और बाकी जितने भी सेक्टर हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। सो ऑयल एंड गैस में स्लम्प आया तो बाकी जगह भी आया। तो ये तो एक झेल ही रहे थे। उसके बाद इनका एक वॉर हो गया यमन में। तो यमन में जो वॉर हुआ उसमें UAE और सऊदी अरेबिया ये दोनों लग गए। अब इसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें जा रहे हैं। तो ये दूसरा है। और उसके बाद वो तो चल रहा था कि उसको कैसे कंट्रोल करें, पैसे और कहाँ से लाएं, रिसोर्स की प्रॉब्लम हुई। उसके बाद ये तीसरा आ गया कोरोना। और कोरोना की वजह से, मतलब ट्रिपल अटैक की वजह से मिडिल ईस्ट की जो मतलब
बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, Yeah, they got severely hit. And honestly speaking, मैं अभी दुबई में बैठा हूँ, it is so called shiny city and all these things. यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हिट हुआ है लोगों को, and people have lost jobs like anything. यहाँ पे तो अभी सिचुएशन ऐसी है, मेनली दुबई जो है ऑयल एंड गैस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था, ये आपके हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, इवेंट्स, एंटरटेनमेंट, जो अम्यूजमेंट पार्क्स, इन सब के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, और ये सारी के सारे इंडस्ट्रीज बिल्कुल हिट हुई हैं वेरी बैडली। इसके अलावा अब इनको फेरी करने के लिए जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री यहाँ की काफी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है एमिरेट्स, वो यहीं की है। दे फायर्ड मोर देन 10,000 पीपल, उसमें से 5,000 के करीब तो पायलट हट गए, तो इनको भी मतलब बहुत ज्यादा हिट हुआ। तो एयरलाइन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज, मॉल्स सारे के सारे बंद हो गए। अब जो खुले भी हैं तो अभी तो धीरे धीरे यहाँ जुलाई से सारी चीजें खुल गई हैं, और ये छोटी कंट्री है, और यहाँ पे क्या कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना, सबसे बड़ा यहाँ का एडवांटेज है लॉ इन्फोर्समेंट। सो लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो ये कहते हैं उसको करते हैं, और सबको फॉलो करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया कि जब कोरोना के जब से शुरुआत हुई मार्च के बाद से, इन्होंने टोटल लॉकडाउन नहीं किया, इन्होंने सेक्टरल लॉकडाउन किया। और जैसे कि सुमित जी बता रहे थे, एसेंशियल सर्विसेज इन्होंने ओपन रखी, जैसे जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, या फूड और मेडिसिन शॉप्स हैं, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, ये सारे ओपन इन्होंने रखे। और रोड पे मतलब काफी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इन्होंने ट्रैवल पे, सो यू कैन नॉट गो आउट ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स। और 8 बजे के बाद तो पूरा कर्फ्यू था हर जगह, आप जा ही नहीं सकते कहीं भी। अगर आपको जाना है तो पहले से पास लेना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो फॉर एसेंशियल थिंग्स, और उसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो उसके बाद उन्होंने पैरेलली क्या किया कि स्टेरिलाइजेशन किया, मैसिव स्टेरिलाइजेशन हर रोड पे, बिल्डिंग पे, जगह जगह पे। और वो मतलब 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हर जगह करते थे, और वो प्रोसेस को उन्होंने करीब 3 महीने लिए, लेकिन पूरा स्टेरिलाइज कर दिया। तो वो कहेंगे कि इजी है फॉर अ कंट्री लाइक दुबई, जिसका पॉपुलेशन हमारे शायद मुंबई से भी कम होगा, तो मैनेज करना, या सो मैनेज करना इज इजी फॉर द गवर्नमेंट कंपेयर टू, या लॉ जो है, लॉ इन्फोर्समेंट इजी है। इंडिया में तो लॉ मानते नहीं है लोग, जो अगर गवर्नमेंट कुछ कहती है ठीक उसका उल्टा चलते हैं, और पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ जाता है जी। और थोड़ा सा बिकॉज ऑफ एक तो इलिटरेसी हो जाता है, फिर आपका सोसाइटल, और फिर जो आप एक पर्सनली एक गो थ्रू कर रहे हैं कि इफ यू आर अ हायर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, वो तो फॉलो करता है रूल्स को, पर आप लोअर इनकम और उनको ज्यादा नहीं इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने तंग हैं अपने लाइफ से, और इनके साथ इतनी सारी परेशानियां हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है, वो फिर फॉलो नहीं करते उस चीज को। तो ये सब भी चीजें हैं जी। तो अभी ऑफिस जाने लगे हैं लोग वहां पे दुबई में, या फिर यहाँ पे ऑफिस जाने लगे हैं, और लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि मतलब ऑफिस के अंदर फिजिकल जो ऑफिसेज हैं उसमें 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। तो स्पेसिंग जो है ना, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, यहाँ पे मेट्रो चल रही है, बस चल रही है, टैक्सी चल रही है, एवरीथिंग इज मूविंग, यू हैव टू वेयर मास्क, सारी शॉप खुली है, सब कुछ खुला है, स्कूल्स अभी खुलने वाले हैं अगले वीक से, उसके पहले अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा था सारा। अच्छा, स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो स्कूल खुलने वाले, लेकिन उसमें हाइब्रिड करने वाले हैं। उसमें क्या करेंगे कि 1 दिन या 2 दिन स्कूल जाएंगे बच्चे, और बाकी दिन ऑनलाइन होगा। लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा सा डिबेट चल रहा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल खुलना, कुछ चाहते हैं नहीं, तो दे विल सी। तो ये मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर कुछ केसेस बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि बच्चे तो दे आर वेरी प्रोन टू दिस थिंग्स, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, एक से दूसरे में फैल जाए। तो अगर इनिशियल कुछ दिनों में अगर देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा, तो देन दे में विथड्रॉ, और वो होना भी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस साल के अंत तक तो बिल्कुल रोक देना चाहिए उसको। और तो वो यहाँ जो सिचुएशन है,
कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे काफी कम है। यहाँ पे जो केसेस है पर डे लेस देन 300 है। ओके, कुछ भी नहीं है वो तो। यहाँ पे मैसिव टेस्टिंग हुई है। यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं, तो फास्ट टेस्टिंग के जो जगह जगह, तो यू गो, आप ड्राइव करके जा सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, वहीं से आपका स्वैप कर लेंगे खिड़की से और आप निकल जाइए 5 मिनट में। तो उसके बाद रिपोर्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा, एक ऐप है अल-हसन, उस पे आ जाता है, उस पे कॉन्टैक्ट होंगी। तो वो जैसे कि आप जिस कंपनी में हैं या तो उसमें क्या डिस्कशन हो रहा है कि क्या चेंजेस होगा, जैसे अब तक काम होता आया है वैसे ही होगा या उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे इंडस्ट्री में? अभी जो चेंजेस हैं, मैसिव चेंजेस होने वाले हैं, और मैं तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। सो अभी क्या होने वाला है कि कई जॉब्स, जो आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज गोइंग टू टेक ओवर मेनी जॉब्स लाइक बैंकिंग और उस तरह की जो चीजें, कस्टमर सपोर्ट, वो सब में आ ही गया है ऑलरेडी। और उसके अलावा अभी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा, तो इंडस्ट्री 4.0 ये चल रहा है, उसमें मैसिव वे में जहां पे रिपीट प्रोसेसेस हैं उसमें पूरा ऑटोमेशन होगा। उससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी जैसे चाइना का जो लॉस है उसको अगर इंडिया का गेम बनाना है तो आपको उसी गेम में खेलना पड़ेगा जिसमें चाइना खेलता है। दे आर हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री, आप मैनुअल इंडस्ट्री से उसको compete नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और उसमें आप कितना भी ख्वाब देख ले नहीं होगा। तो जब तक आप मैसिव स्केल में ऑटोमेशन नहीं लाएंगे तो आप वो स्केल पे नहीं जा पाएंगे। तो स्केलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को केटर करना है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कि आप शॉर्ट टाइम में कम खर्च में ज्यादा सामान बना सकते। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि दूसरी चीजें बहुत मैसिव चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपने रिमोट वर्किंग जो है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ओके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी हो गया। आप मतलब मॉल में बैठ के या कॉफी शॉप में बैठ के भी अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं, वो भी चल रहा है यहाँ पे। जैसे सुमित जी के लिए तो बड़ा ये पर्टिनेंट होगा, तो गए कहीं पे कॉफी शॉप में, वहीं पे क्लाइंट से मीटिंग हो गई या वहीं पे बैठ के अपना जूम कर लिया वहां से, तो वो सारी चीजें हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा हो रहा है, राइन जी जो बता रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर में, वो यहाँ पे मैसिव चेंज एक स्टार्ट हो गया है, इंडिया में भी चालू हुआ है, जिसको कहते हैं कोवर्किंग स्पेसेस। हाँ, वो तो स्टार्ट हो चुका था इंडिया में। वो जो चीज है मैसिव वे में यहाँ हो रही है, बट वो हिट हो गया, इट हैज बीन हिट डाउन बिकॉज क्योंकि लोग बाहर जाके काम बंद है, ऑफिस में जाना नहीं है, तो वो कंपनीज को भी लॉस हुआ है, सब कोई अब घर से काम कर रहे हैं। ईशा जी, उसमें क्या होगा कि अभी धीरे धीरे क्या होगा कि कंपनी को भी अपना बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, तो दे कैन नॉट remain in big office complexes with so much of infrastructure cost, operational cost. तो सब लोग कॉस्ट कम करेंगे और co-working spaces will rule the world. और क्या होगा, मतलब एक ही ऑफिस स्पेस को 5 कंपनी शेयर करेंगी and they will be able to, because अभी क्या है कि बहुत सारे काम जो है एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो फिजिकल वर्क चाहिए, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो काफी कुछ आप रिमोटली कर सकते हैं। तो जो आप रिमोटली कर सकते हैं उसके लिए डेली ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कम्यूटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो वो सारी चीजें चेंज होंगी। और उसको एक व्यूअर का क्वेश्चन है सुप्रीता का, कि वो पूछ रही है कि माइग्रेंट्स के लिए क्या चेंजेस आए हैं, दुबई ने क्या माइग्रेंट्स के लिए क्या लाए हैं? अच्छा, माइग्रेंट्स के लिए जो है, माइग्रेंट तो यहाँ सारे माइग्रेंट्स ही हैं, लेकिन इफ शी आस्किंग अबाउट द लेबरर्स, सो उसमें मैसिव चेंजेस आए हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के जॉब लॉस हुए हैं इंडिया के अंदर से ही, मतलब इंडिया में करीब मैं समझता हूँ कि 2-3 लाख जो लेबरर्स हैं दे आर गोइंग बैक, तो वो जाएंगे क्योंकि रियल स्टेट में ये लोग काम करते थे ज्यादातर। रियल स्टेट का अभी जो हाल है यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो अभी जो लेने वाले खरीदार कम है और जो प्राइसेस ड्रॉप हुई है बाय 30%। अभी जो मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, रेंट भी बहुत नीचे आ गए, ठीक है, वो भी लोकेशन अगर गुड़गांव या दिल्ली में आप देखो उससे कम रेंट है दुबई में। अच्छा, तो बहुत मतलब तो बहुत फर्क पड़ा है। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब नाउ व्हाट दे आर डूइंग, माइग्रेंट्स जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के जो लोकल है जो पॉपुलेशन, दे आर नॉट इनटू सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क,
सो उसके लिए उनको चाहिए होगा। अब एक कंट्री से लेते हैं, वो ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव कंट्री है उससे लेंगे, और उसमें जो जैसे हालात सुधरे, वापस माइग्रेंट्स जाने, मतलब जो लेबर क्लास है वो जाने लगेगा, बट व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट हु आर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, उनके लिए क्या स्कोप है वहां पे? और अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, या अगर आप प्रोफेशनल हैं विद गुड एक्सपीरियंस, अभी जो सेक्टर जिसकी डिमांड है, और हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप हैं, आपको चांस मिल सकता है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो उसमें भी थोड़े चांसेस मिलेंगे, लेकिन अगर आप हॉस्पिटैलिटी में, होटल इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है और इतना ज्यादा सरप्लस है कि उसमें मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अगर आप नॉर्मल आईटी में है तो ज्यादा नहीं है, बट इफ यू साइबर सिक्योरिटी वगैरह में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, तो उसमें आपको स्कोप है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक स्कोप बढ़ रहा है कि आपको स्किल्स अपनी ऐड करनी पड़ेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब आप उसमें जा पाएंगे। तो यू हैव टू लर्न, अनलर्न द प्रीवियस थिंग्स जो तक पढ़ते आए, अब न्यू चीजें यू हैव टू लर्न। सो अनलर्न लर्न वाला ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया, वही चलता जाएगा और वो चलेगा। त्विषा, अभी क्या है कि अभी रीटूलिंग के बिना, अब जो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, हर 2-3 साल में नई चीजें आएंगी। If you are not retooling yourself, adapting to the technology, then you will be left behind and you will be illiterate. आज के टाइम में आप देखो, जो पढ़े लिखे अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट किए हुए हैं, if they are not conversant with the computers and the new tools, then they are not considered for good jobs. So ये चीजें हैं। अभी जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो है, धीरे धीरे मार्केट इज पिकिंग अप। हम खुद भी बिजनेस में है, F&B इंडस्ट्री इज पिकिंग अप, एंड वी आर लाइक, इफ आई टेल यू स्केल परसेंटेज में, तो वी हैव कम बैक टू ऑलमोस्ट 60%, 60-70% ऑफ द नॉर्मल लेवल। तो ये अभी इंडिया में तो ज्यादातर हो रहा है कि टेक अवे ले लो, चले जाओ, वहाँ रेस्टोरेंट में मत खाओ। तो वहाँ दुबई में स्टार्ट हो चुका है कि हम जाके रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट में आप जाके खा सकते हैं, और हमारा रेस्टोरेंट है, उसमें खा भी रहे हैं लोग। लेकिन जो परसेंटेज है, जैसे पहले मान लो 10 लोग आते थे, तो उसकी जगह अभी 3 आ रहे हैं। तो पीपल आर स्टिल भी मेंटेन करना है। नहीं, लोग थोड़े डर भी रहे हैं अभी भी, लेकिन आ रहे हैं, आना शुरू हो रहा है। टेक अवेज तो हो रहे होंगे। टेक अवेज ही मेन है, टेक अवेज एंड डिलीवरीज, होम डिलीवरी जैसे जोमेटो है, उस तरह के। तो वही जी, मैं और आपसे और डिटेल में इंडस्ट्री के बारे में और जानना चाहूंगी। तब तक मैं अरविंद राय जी के पास चलती हूँ। संजय जी अभी है नहीं, अभी ऑनलाइन मुझे नहीं, अभी आए थे फिर चले गए। तो अरविंद जी, आपको मैं रियल एस्टेट में पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो होम बायर्स उन पे हिट हुआ, या फिर जो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट था उस पे हिट हुआ? दोनों, मतलब सबसे ज्यादा किसको हिट हुआ? आपकी होम बायर्स पे ज्यादा हिट हुआ है। जी, होम बायर्स पे ज्यादा हिट हुआ है। लेकिन इसको हम देखिए, आप ऑनलाइन आ गए हैं, मैं उनसे ले लेती हूँ, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ, संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नेटवर्क इशू हो रहा था, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज आ रही है? जी, तो अब नेक्स्ट पैनल मेंबर में हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय कुमार शर्मा जी। अपना म्यूट करेंगे क्या संजय जी? वॉइस एको हो रही है, किसी का ऑन है? हेलो। हाँ, अभी ठीक है जी। संजय जी डायरेक्टर हैं अकाउंट्स HR के गिवलाइन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के। तो इनसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता है कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए हैं, HR क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान्स ला रहे हैं, क्या डिफरेंट तरीके से उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, या कितने लोग ऐड होंगे, कितने लोग काटे जाएंगे, छटाई होगी उनकी, सॉरी। तो इस पर आप बताएं संजय जी कि HR ने क्या सोचा है, सब उसी तरीके से चलता जाएगा या बदलाव उसमें भी हुआ है? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेन पावर इंडस्ट्रीज है। और कोरोना से पहले और कोरोना के बाद इसको 2 भागों में बांट के देखते हैं। पहले जो चल रहा था
एज इट इज गवर्नमेंट जैसे गाइडलाइन दे रही थी वैसे वैसे काम हम करते जा रहे हैं। बट आप कोरोना इंडस्ट्रीज और हमारी जो मेन पावर है वो 65% लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, जो इस कोरोना के दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में उनको थेरेपी ना मिलने की वजह से वो माइग्रेट गए, रिटर्न हो गए अपने घर को। हमारी इंडस्ट्रीज में भी चैलेंजेस आए पड़ा, पर क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी, मैं पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्रीज की बात करूं या मैं अपनी कंपनी की बात करूं, तो हमारी कंपनी का 70% जो काम है वो गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड है। आज के डेट में हम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इनको 70% मेन पावर सप्लाई करते हैं। डिफरेंट पावर, सिक्योरिटी, हाउसिंग, कंजर्वेंसी, पैजुअर, इस तरह की चीज़। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो भी कोविड-19 के दौरान किसी कारणवश वो अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम मार्च टू मई, इस दौरान उन्होंने, अगर कोई नहीं भी आया है तो उनको फुल सैलरी डिसबर्समेंट की जाएगी और उसकी फुल डिसबर्समेंट को गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ मेन पावर जो हम आज के डेट में 50,000 ऑल इंडिया हम सप्लाई करें, जिससे हम अबाउट 10,000 लोगों को सर्वाइव कर रहे हैं और करते रहेंगे। पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारे पास रिक्वायरमेंट की है, बट कुछ टेंडरिंग के प्रोसेस है, उस वजह से, क्योंकि कोरोना काल में टेंडरिंग डिले हो गई, जिसकी वजह से मिल पर के रिक्वायरमेंट होते हुए भी गवर्नमेंट उस रेशियो नहीं लगी जिस रेशियो रिक्वायरमेंट का। बहुत सारे मेडिकली या चीज़ें के साथ प्रॉब्लम है, बट ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज, कि इसमें एक सबसे बड़ी चीज मोदी सरकार जी ने निकाला था, ये था स्वच्छ भारत। इस भारत अभियान के वजह से मेन पावर, खास है कि लो क्लास मेन पावर, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस इंडिया में है और आने वाले टाइम, और ये रिक्वायरमेंट है जो हमेशा रहने वाला है। तो इस इंडस्ट्रीज में कोई खास तो गिरावट मैंने महसूस नहीं, एक्सेप्ट केवल प्राइवेट सेक्टर छोड़कर। तो जैसे कि थोड़ा सैलरी कट डाउन हुआ है, तो क्या ऐसा हुआ है कि एको हो रही है मुझे आवाज, एक्चुअली मैं क्लियरली बात नहीं कर पा रही, आप एक बार माइक म्यूट। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है संजय जी कि सैलरी कट हो रहे हैं हर लेवल पे, तो अपने तरीके से कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहा है लेवल पे, तो क्या रिसोर्सेज बढ़ा भी सकते हैं एक ही काम के लिए 2 लोग को ऐड करना, क्योंकि अब पे कट हो रहा है तो हम कंपनी कैन अफोर्ड कि चलो ठीक है 2 को भी रखा जा सकता है, क्या ऐसा हो रहा है? माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है जी, अब ठीक है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो मेन जो रिक्वायरमेंट है 2 सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में हम किसी भी चीज को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सारी गवर्नमेंट की नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन है, चाहे लेबर वेलफेयर हो, लेबर मिनिमम हो, पीएफ हो, सारे उनके रेगुलेशन के अनुसार से चलता है। कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये सारी कंप्लाइंस है, बट क्योंकि मिक्स एंड मैच, और आज के डेट में लोग 30% या 40% से ज्यादा मेन पावर कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि आगे है ना डिमांड है, तो इस वजह से वहाँ जनरेट नहीं हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी रीजन क्या है कि गवर्नमेंट अपनी बजट के अनुसार से सारी चीजें
वो उनका फिक्स होता है, एक से पहले ही वो अपना रिजर्व कर लेते हैं अपना बजट। लेकिन तो वहाँ पे कोई लेकिन अब खास जैसे दिक्कत नहीं, हम टैक्स प्राइवेट कलेक्शन सेक्टर में कम हो दिक्कत है। जाएगा, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा तो उस पर तो असर दिखेगा। मेरी आवाज आ रही है? मेरा क्वेश्चन है, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि टैक्स कलेक्शन तो घटेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उससे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होने हैं या आना है उस पर भी तो असर आपकी दिखेगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज में आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी अरविंद जी, मैं तब तक अरविंद जी के पास चलती हूँ। अरविंद जी, होम मुझे बायर्स पे आपकी तो आवाज बहुत नहीं आ रही। जी होम बायर्स पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा उस चीज का कि उस पे हिट हो गया रियल एस्टेट का, और ऊपर से ये भी है कि नौकरियां जा रही हैं और उस पे एक मल्टीपल इफेक्ट जी पड़ रहा है कि होम लोन्स जो उठाए थे लोगों ने या न्यू लोन्स नहीं लेंगे लोग, तो उससे फिर इनडायरेक्टली फिर से इम्पैक्ट आ जाएगा, तो उससे कैसे फिर टैकल करेंगे? कुछ प्लान्स हैं उसके लिए या कुछ सोचा है? देखिए, अच्छा। ये टाइम बिंग प्रॉब्लम है। जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टाइम बिंग प्रॉब्लम है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। इसका सोल्यूशन आज समझिए, ये जनवरी से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई है और अपने यहाँ इसका इम्पैक्ट मार्च से आया है। आज 3-4 महीने हुआ है, अगस्त चल रहा है, 4 महीने के बाद हम ये जब देख रहे हैं तो हमें आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं रह जा रही है। हमको नए एक्सिस ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम लोग नए क्लस्टर में जा सकते हैं, इसी तरह तमाम ऐसी चीजें, हम जब तक नए एक्सिस नहीं एक्सप्लोर करेंगे तब तक हम नई कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ जी, आ उषा रही जी? है। आ, तो अपने को सबसे आवश्यक है। और बिजनेस का पुराना फंडा है कि सारे अंडे एक थैली में नहीं रखने चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती की है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है एक ही एक ही दिशा में दिशा किया है, वो मतलब? गलत है। हमको छोटे छोटे क्लस्टर में इन्वेस्टमेंट करें, छोटी छोटी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और हम अपनी एक्सिस चेंज करें। आज जैसे अगर हाउसिंग में हम जा रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं डेवलप हो पा रहे प्रॉपरली, हम कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकते हैं। हमारे पास मैन पावर है, मैन पावर आज अच्छी खासी मैन पावर्स है और वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्टरशिप में जो है काम है, दुनिया भर का काम है। काम की कहीं कमी नहीं है, आज भी कमी नहीं है। कमी जी, बायर्स में आपने भले जो हो, लेकिन कहा काम की कि कमी नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं आपने है कि जो हम कहा बड़े कि बड़े जो एक है ही हाउसिंग जगह किया प्रोजेक्ट्स जा ही रहा करें। है इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या वो इन्वेस्ट नहीं समझे, क्या आप समझा सकते हैं? मैं मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कपड़ा इंडस्ट्री थी, क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़े कपड़े की इंडस्ट्री थी। कपड़े इंडस्ट्री में जब स्लैग आया, जब भी ये कोविड की प्रॉब्लम आई और वहां काम बंद हुआ, उस समय उनके पास वही इंफ्रास्ट्रक्चर का था। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके उन्होंने जो है पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया। जहां हमारे पास जीरो पीपीई किट हुआ करती थी प्रोडक्शन के नाम पे, वहां पे हम आज दुनिया में अग्रणी बन गए। 2 लाख के ऊपर पीपीई किट बनने लगी हमारे यहाँ। सेम प्रोसेस हर इंडस्ट्री में है। आप जो है उसका एक्सिस चेंज करिए। आज हमारे अगर घर नहीं बिक रहे हैं, मास हाउसिंग में हम जा रहे हैं, मकान नहीं बिक रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम मकान बनाएं। हम उसको उसको चेंज कर सकते हैं, नई एक्सेस शुरू कर सकते हैं। हम इंडस्ट्रियल में जा सकते हैं, जी हम कॉन्ट्रैक्टरशिप में जा सकते हैं, हम अदर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। और हमको ये पहचानना पड़ेगा कि आने वाले और समय ज्यादा की से ज्यादा रिक्वायरमेंट आप क्या हो टेक्नोलॉजी का सकती भी है। यूज करेंगे और लोगों की जरूरत, कोई जरूरी नहीं कि लोग सिर्फ घर ही उनकी जरूरत घर के अलावा और भी बहुत चीजों की आप है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन जी बिल्कुल, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी तो बेस्ड करेंगे। होना ही चाहिए। लेकिन जहाँ पे लेबर की बात है या प्री फैब्रिकेटेड जी, भी और चीजें यूज करेंगे आप, सबसे बड़ी ऐसा चीज नहीं ये कि है जो कि वहीं पे लेबर से बनाया जाए, क्योंकि लेबर भी चला जाता है। तो जो जैसे कि प्री फैब्रिकेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं फैक्ट्री से, उसका भी यूज होगा रियल एस्टेट में कि फैक्ट्री से बन के आ जाए और बस फिट किया जाए, कर दिया जाए। आप प्री जी फैब्रिकेटेड का चल रहा है। प्री फैब्रिकेटेड का प्रोजेक्ट काफी समय से चल रहा है। कॉन्सेप्ट अपने यहाँ इंडिया में भी अच्छा उपयोग इसका हो रहा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर लेबर की आवश्यकता हमेशा अच्छा। थी, हमेशा है और रहेगी। कितना भी जी हम एडवांस टेक्नोलॉजी में आ जाएं, लेकिन जो ग्रास रूट पे लेबर की आवश्यकता है वो रहेगी। मैं बीच में अभी जब बात हो रही थी, संजय जी से भी बात हो रही थी, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ उनसे, सॉरी सुमित जी से। इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जब बात कर रहे थे तो उसमें आपने वहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात की
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनके ऑलरेडी जो पॉलिसी ले रखे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में, अलग अलग कंपनियों में जिनके पास पॉलिसीज हैं और इस कोरोना की वजह से उनके जॉब चले गए, वो भर नहीं पाए, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया है कंपनियों ने? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने ही ये रूल लाया था कि अगर इस 3 महीने तक हम प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर प्लान के कुछ फीचर्स होते हैं, उसके अंतर्गत उनको सारे कस्टमर्स को एक फैसिलिटीज दी जाती है कि जैसे मान लीजिए किसी का प्रीमियम था 1 लाख रुपए का, अब वो 1 लाख रुपए इस टाइम पे नहीं दे सकते, तो वो अपने मोड को चेंज कर सकते हैं, वो मंथ वाइज दे सकते हैं, एक वो तरीका है। अगर मान लीजिए किसी वजह से वो भी नहीं दे पाते हैं तो उनके पास 5 साल का टाइम है जहां पे अपनी पॉलिसी का पैसा वो दोबारा से पे करके पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये सारी पॉलिसी में है, तो उसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी नहीं दे पा रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि मोड चेंज कर ले, दूसरा ऑप्शन है कि अभी अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो कभी न कभी तो ठीक होगी, तो जब ठीक होगी तो दोबारा से उस पॉलिसी को वो पुराना प्रीमियम चुका करके रिवाइव कर सकते हैं। जी। अच्छा तुषार जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, बीच में बात रह गई। मैं देखिए आज के समय में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर किसी के पास लिक्विडिटी है, जो आदरणीय तपन जी ने शुरुआत में ही जो बात कही थी, अगर किसी के पास लिक्विडिटी है, अच्छी लिक्विडिटी है, तो ये सबसे सर्वोत्तम समय है बाइंग का, प्रॉपर्टी परचेज करने का बेस्ट टाइम है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास लिक्विडिटी कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, ए क्लास सिटी है, यहाँ जितनी लिक्विडिटी में काम होता है, अगर उतनी लिक्विडिटी मेरे पास नहीं है, कुछ कम है, तो मैं वो मेरी लिक्विडिटी बी क्लास सिटीज के लिए फार सफिशिएंट है इंस्टेड ऑफ मुंबई की तुलना में। अगर मैं वहां करना चाहूँ, लखनऊ करना चाहूँ, बेंगलोर करना चाहूँ, कानपुर, मुरादाबाद करना चाहूँ, तो वो लिक्विडिटी मुंबई में भले कम लगे लेकिन वहां पर सफिशिएंट है। और आज की तारीख में कोरोना की वजह से श्रम का विकेंद्रीकरण हुआ है, जो लेबर है, लेबर गाँव की तरफ गया है और स्किल्ड लेबर भी गांव की तरफ गया है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और भी इंडस्ट्रीज में अगर हम छोटे छोटे बी क्लास सिटीज जो हैं, अगर वहां हम कुछ नए प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहें तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेबर भी है। तो अब जो रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट निकाल रही है, बहुत सेक्टर्स के लिए दे रही है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को कैसे गवर्नमेंट और कैसे पहुंचाएगी? बहुत सारे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, उनको किस तरह से डायरेक्ट उनको ट्रांसफर किया जाएगा? वो कैसे, क्योंकि किसानों को या बीपीएल को तो जरूर मिल जा रहा है उनके अकाउंट में, बट व्हाट अबाउट द लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास? तुषा जी देखिए, हम देखते हैं अभी एमएसएमई सेक्टर का जो है, उन्होंने इसका बैरियर तोड़ दिया है, तो एमएसएमई सेक्टर में तो बहुत बड़ा ग्रुप आ गया है, तो सबसे ज्यादा इस समय बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर में है अगर उसमें हम काम करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, अनस्किल्ड लेबर जहाँ पे है, वो लेबर्स को डायरेक्ट भले उनको बेनिफिट ना दे पा रहे हो, बट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मैं मतलब गवर्नमेंट का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, बट ये सत्य है कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम आई है, अगर उसका हम फायदा उठाने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट हमारे पास खड़ी नजर आ रही है। दिक्कत क्या है, हम वो फायदा लेना नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज है कि लाइव कॉन्सर्ट्स जो होते थे, लाइव इवेंट्स या जो भी लाइव होता था, स्पोर्ट्स, और ये भी बहुत बुरी तरीके से बैडली इफेक्ट हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें लॉस में है। तो इनको कैसे, मतलब गवर्नमेंट हर सेक्टर को, हर किसी को बैकअप नहीं दे सकती है, तो कैसे बैकअप तो आएंगे? अब कैसे बहुत से रिलैक्सेशन इस तरह से भी मिले हैं कि जैसे मेरे पास लैंड बैंक है, मेरे पास खेती की जमीन है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में काफी लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास है खेती की जमीन, और वो खेती की जमीन अगर आपकी जमीन सड़क के किनारे है या इजिली अप्रोचेबल है, तो उस जमीन को जहाँ पे एक समय था कि कन्वर्ट आप नहीं कर सकते थे फॉर बिजनेस पर्पज या अदर पर्पज, आज की तारीख में वो कन्वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा है। अदर स्टेट का तपन भाई साहब शायद बता पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित और भी कुछ प्रदेशों में वो कन्वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आप खेती की जमीन को इंडस्ट्रियल यूज के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के यूज के लिए, या इस तरह से कोई नए क्लस्टर में आप जाना है आपको, उसमें सब में सिर्फ हाउसिंग प्लस एक दो चीजों पे रिस्ट्रिक्शन, बाकी आप उसको बिजनेस यूज के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, और गवर्नमेंट उसमें डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट भी कर रही है। 14 करोड़ जॉब्स जा चुकी हैं और मोर देन 45% लोगों का इनकम बिल्कुल खत्म है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो बहुत बुरे हाल आते हैं, मतलब जॉब्स कहीं डायरेक्टली फटाफट चले गए, जैसे टूरिज्म हो, होटल हो, वो तो स्ट्रेट अवे कट डाउन हो गए, बट बहुत सारे इनडायरेक्टली धीरे धीरे कट डाउन हो रहे हैं।
तुषार जी, किसी भी समस्या का समाधान पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आ सकता है। कितनी जॉब गई वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि हम कितनी जॉब दे सकते हैं। आप तय मानिए, कोई जॉब की कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में। निश्चित रूप से हमारे पास इतने जॉब रहेंगे कि शायद हमारे पास वर्कर कम पड़ जाएं। आप विश्वास मानिए, ये कुछ महीनों की समस्या है, ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने 8 महीने की समस्या है। 2021 हमारा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा है। मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और जो आपने लोगों को प्रोत्साहित किया है या जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो बहुत आपकी बातों से बहुत उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, और आप जो बता रहे हैं कि नए नए विकल्प और नए नए रोजगार भी आएंगे। बस थोड़े समय की, कुछ टाइम का ये पेन पीरियड है, फिर ठीक हो जाएगा। बस हमें एक पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत पेशेंस ही काम आएगा। और ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि हम कुछ नया सीखें। जी अब तपन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अशोक शर्मा जी से ये जानना चाहता हूं कि कोरोना के बाद एक नया युग आया है, इसमें किस किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ग्रो करेगी, जहां पर रोजगार और बिजनेस की संभावना बढ़ने वाली है? आपका एनालिसिस क्या है? एज ए बहुत ही टॉप लेवल के मैनेजमेंट को आप बैठकर वो हैंडल करते हैं, तो आगे आने वाले वर्षों में, जैसे मैंने देखा है आईटी में डिमांड बढ़ गई है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा है, तो ऐसे कितने तरह के बिजनेस में आप ग्रोथ अगले 10 साल में देख रहे हैं? यानी 2020 और 2030 में कितना अंतर होगा? ठीक है, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? जी जी ठीक। सो अभी आज के टाइम में जो तपन जी, अभी जो सिचुएशन ऐसी है, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है। टेक्नोलॉजी अभी आ रही है? ठीक आ रही है? ओके ओके। सो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है आज के टाइम में। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं, अभी जो हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, ये पैंडेमिक निकल जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल को कुछ नई चीज ना आए, ये भी नहीं कह सकते। तो अभी के टाइम में जो सेक्टर्स, मैं जैसा समझता हूं, मेरा जो एनालिसिस है, जो सेक्टर्स विच विल बी ग्रोइंग इन द कमिंग 5 to 10 years, उसमें सबसे पहला जो है आपका हेल्थ केयर सेक्टर, ये इंक्रीज करेगा काफी, एंड इट विल बी द मेजर प्रायोरिटी फॉर मोस्ट नेशंस, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, दोनों लेवल पे, और ये वर्ल्ड वाइड इंक्रीज करेगा। तो जो लोग इस सेक्टर से जुड़ेंगे उनको अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी, बट यू हैव टू हैव द राइट स्किल, राइट एक्सपीरियंस, राइट एक्सपोजर। किसी को भी नहीं, तो थोड़ा सा एक्सपर्टीज वाला मामला। एक तो हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। दूसरा जो सेक्टर है लॉजिस्टिक्स, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऐसा है, चाहे वो फूड सप्लाई हो, ग्रोसरी हो, एनीथिंग, सो लॉजिस्टिक्स से जो कंपनियां जुड़ी रहेंगी वो ग्रो करेंगी। उसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी आता है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी काफी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है कमिंग डेज। सो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ेगी तो उसमें भी और डिमांड बढ़ेगा। तो दूसरा सेक्टर हो गया ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा सेक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन में घर बैठे जो है, अगर आपके पास स्किल है तो टेक्नोलॉजी को यूज करके घर से मूव किए बगैर एक लो कॉस्ट पे यू कैन प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग और एजुकेशन टू अदर्स। सो वो पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। और उसमें आप जैसे त्विषा बता रही थी, मेंटरिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। यू कैन टीच लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या बच्चों को जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है जो करिकुलम में, वो सफिशिएंट नहीं होता है टू बी एम्प्लॉयड व्हेन दे ग्रो अप। ओके, सो उसके लिए अभी जो अच्छे जो मतलब स्कूल्स हैं या कंट्रीज हैं, जैसे आई एम एसोसिएटेड विद अ कंपनी इन सिंगापुर, उनका यूएस में भी सेटअप है। व्हाट दे आर डूइंग, वो आर्ट्स मतलब 10 से 16-17 साल के बच्चों को टारगेट करते हैं। एंड यू विल बी वंडरिंग, दे आर टीचिंग नॉट ओनली द बेसिक स्किल्स ऑफ मैथ्स, साइंस या वो सारी चीजें,
उसके अलावा टीच देम entrepreneurship. So I am teaching them entrepreneurship. I am teaching them time management. I am teaching them public speaking. And like me, there are many other experts from across the world. तो हम लोग मतलब हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे देते हैं और उससे बच्चे के साथ में 1-on-1 होता है. जो क्लासेस होती हैं 1-to-1. सो उसमें जो गेन होता है इट इज मच बेटर देन द ग्रुप. सो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये चीज बढ़ेगी काफी और इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. उसके अलावा एक और सेक्टर जो है वो है जो फ्रेंचाइजी या जो ऑनलाइन जो बड़ी कंपनीज हैं दे हैव एसोसिएट्स लाइक आप अमेजोन को बोलो या फ्लिपकार्ट को बोलो. यहाँ पे दूसरी कंपनीज भी हैं. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज हैं ना. जियो के साथ भी जुड़ सकते हैं. सो ऑल दीज कंपनीज दे नीड एसोसिएट्स to reach out to the every nook and corner. So जो जहां अगर वो एसोसिएट होते हैं तो उसके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी. छोटा बिजनेस करना चाहते हैं जैसा मेरा एनालिसिस है इंडिया के अंदर अगर छोटा बिजनेस करना मान लीजिए ग्रोसरी का या बुक शॉप है या स्टेशनरी की शॉप है नाउ उनकी रीच अपनी रीच बहुत कम होगी. उनकी रीच बहुत ज्यादा हो सकती है. तो उनका जो माल है वो उसी एरिया से मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा. दे कैन रीच आउट टू मोर एंड दे कैन ग्रो फास्टर. दूसरा जो एक और सेक्टर है जेनेरिक मेडिसिन का जो फार्मेसी की जो है जेनेरिक मेडिसिन की का काफी ज्यादा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है इंडिया में क्योंकि वो जो सेक्टर है धीरे धीरे वो बढ़ेगा काफी इंक्रीज करेगा लेकिन उसकी भी रीच लिमिटेड है. सो इफ यू जैसे आप वहां पे वसुंधरा में इंदिरापुरम में बैठे हैं वहां भी अभी बहुत स्कोप है. तो वो जेनेरिक मेडिसिन अगर आप मतलब ऑनलाइन प्रोवाइड करें तो दैट विल आल्सो बी अ ग्रेट सेक्टर. उसके अलावा अभी जो सर्विसेज सेक्टर में जो है आईटी सर्विसेज में अभी जो भी लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जैसे अभी हम लोग जूम पे हैं या फिर दूसरे स्ट्रीम पे हैं तो इसकी मेंटेनेंस के लिए सर्विसेज चाहिए. आपका कुछ खराब हो गया आपका राउटर खराब हो गया कुछ हो गया तो उसके लिए आप छोटा सा सेटअप कर लें कुछ टेक्नीशियंस रख लें एंड यू कैन ट्रस्ट मी you will not be in loss, you will make a lot of money. So possibilities many and it is coming. So conclusion कि जो भी इंडस्ट्रीज जिसका फिजिकल एड्रेस होता था उसको ऑनलाइन एड्रेस होना बहुत जरूरी है आज की डेट में. उसको टेक्नोलॉजी के साथ उसको लेके चलना पड़ेगा. उसके बिना अब नहीं गुजारा है. पहले एक ऑप्शन होता था बट इट इज मैंडेटरी नाउ. और ऑनलाइन मार्केटिंग फेसबुक एड्स गूगल एड्स एफिलिएशन विद द बिग names like Amazon, Flipkart and Jio इनके साथ एफिलिएट करके then lot of things are there कि अब ठीक है एयरटेल भी है उसके साथ भी एसोसिएट हो तो ये सारी तो जो आप पहले फेस टू फेस करते थे वो सब ऑनलाइन. जी बोलिए. और क्या होगा कि जो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं और बड़े बड़े शोरूम हैं they will phase out slowly and slowly. तो अगर वो कुछ रहेंगे भी ना तो they will be only the face of it just to their presence in the city that वो कुछ है पार्क या फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ठीक है या बट शॉपिंग तो ऑनलाइन हो ही गया है अब. शॉपिंग में तो लोग जाना पसंद करेंगे क्योंकि अभी मुझे तो लगता है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर तक ये चलता रहेगा ऐसा ही. जी और मेरे को एक क्वेश्चन आया है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि J2E और नीट के एग्जाम्स होंगे सितंबर में होंगे और स्टूडेंट्स को देना होगा. अब ऑनलाइन है या ये मुझे उसका ज़्यादा पता नहीं है बट उसका बहुत लोग उसका अपोज कर रहे हैं इंडिया में कि नहीं अभी ये एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है. तो अब पैनल मेंबर्स की क्या राय है कि ये एग्ज़ाम होने चाहिए या इसका कोई और विकल्प है? अगर ऑनलाइन हो तो इफ इट इज पॉसिबल टू डू ऑनलाइन तो दैट ऑप्शन शुड बी बेटर. एग्जाम्स होने चाहिए हर कीमत में होने चाहिए. मैं बीच में वापस पीछे जाना चाहूंगा तो अशोक जी से एक प्रश्न और मेरा था. फूड एंड एग्रो सेक्टर तो डेफिनेटली ग्रो करेगा क्योंकि अभी देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होता है. यहाँ पे हर चीज इम्पोर्ट बेस्ड है और टू बी ऑनेस्ट विथ यू आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. यहाँ पे जो पॉपुलेशन है अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन इंडियंस की है. तो वी आर डोमिनेटिंग. सो हमें जो फूड भी चाहिए होगा तो इंडियन होगा. इंडियंस के अलावा पाकिस्तानी बांग्लादेशी भी बहुत हैं
एशियन बेसिकली बहुत ज्यादा है, और इंडिया फूड सप्लाई में अभी लैक कर रहा बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अभी जो वेजिटेबल्स हैं सारी नहीं आ रही, प्याज नहीं आ रहा है, आलू नहीं आ रहा है इंडिया से, तो अगर वो हम एक्सपोर्ट करें तो उसमें काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और वो एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी इंडिया के जो एग्रो बिजनेस है उसके लिए, लेकिन आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, और आपको कमिटमेंट ऑफ टाइम डिलीवरी का वो बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा। देन स्काई इज द लिमिट। इंडिया कैन बीट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आई कैन टेल यू। जी, एक कमेंट क्वेश्चन आ रहा है कि बेसिक मैथ्स और पब्लिक स्पीकिंग वाली कंपनी का क्या नाम है? बेसिक मैथ्स और पब्लिक स्पीकिंग कंपनी का क्या नाम है? शायद आपने किसी कंपनी का जिक्र किया था, तो आप शायद कमेंट बॉक्स में बाद में मैं बाद में ये करूंगा। आई विल सेंड यू ऑफलाइन समथिंग। ओके। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो ये इंटरनेशनल कंपनी है, उसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, बट आई कैन टेल यू, आई विल शेयर विद यू। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, अशोक जी ने जो बोला बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स के बारे में बताया। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेक्टर्स के बारे में कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एक साथ में एक प्रॉब्लम और लोगों को जो आ रही होगी, जिनकी नौकरी गई है, उनको आता ही उस सेक्टर के बारे में, और वो अपने सेक्टर में, जिस सेक्टर में काम करते हैं, वो एक्सपर्ट थे उस सेक्टर के। तो अशोक सर ने एक बहुत ही अच्छा बताया, लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला काम। तो वो काम जो उसके एक्सपर्ट है वो उसी चीज में लर्निंग डेवलपमेंट में चले जाए, ठीक है। मैंने खुद अपने साथ ये काम किया। मैं 10 साल तक लर्निंग डेवलपमेंट में रहा। जब 2008 में रिसेशन आया था तो मैंने अपनी स्किल्स को, उसी स्किल्स को सिखाने में इस्तेमाल कर लिया। तो जिनको लैंग्वेज आती है, जिनको कुछ भी स्किल्स आता है, लेट्स से कि कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में थे, उनको वहां सेल्स करते थे, सेल्स आता है, अब वो उनकी नौकरी चली गई, अब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि उनको सब कुछ आता है, वो एक्सपर्ट है, अच्छा काम करते, फिर भी नौकरी चली गई। तो वो ट्रेनिंग मॉडल तैयार कर सकते हैं, जो नए कमर्स आ रहे हैं सेक्टर्स में उनको सिखा सकते हैं। सिमिलरली मेरे फील्ड में ऐसा ही है, मैंने अपने फील्ड में ऐसा ही किया अपने साथ। तो लर्निंग और डेवलपमेंट एजुकेशन फील्ड जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कुछ भी आता है, उनको लैंग्वेज आता है, कोई गिटार बजाना जानता है, वो गिटार सिखाना शुरू कर दे। तो मुद्दा ये है कि सेक्टर तो है, लेकिन साथ में अगर हमें आता ही वो चीज है तो हम कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी सेक्टर में लर्निंग डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो वो अपनी अर्निंग को बहुत अच्छा, और अगले 5-7 साल तक जो मुझे नजर आता है कि बहुत अच्छा चलने वाला है। सुमित जी, ये परमानेंट चलने वाला है। और आप जो बता रहे थे जैसे म्यूजिक वाले जो है, जो म्यूजिक जानते हैं, मैं जानता हूँ यहाँ पे लोग ऑनलाइन सिखाते हैं, यहाँ बैठे हुए इंडिया से बच्चे सीखते हैं, आप समझ लो। तो ये कहना, म्यूजिक है आपके, क्रिएटिव राइटिंग है, वो सब भी आप सिखा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। योगा है, मेडिटेशन है, राइट। एक चीज और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां लर्निंग डेवलपमेंट ग्रो करने वाला है, तो लर्निंग डेवलपमेंट के साथ साथ कंटेंट राइटिंग भी ग्रो करेगा। तो कंटेंट राइटिंग भी एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लोग आजमा सकते हैं। जिनको लिखने का शौक है वो कंटेंट बना सकते हैं, जिनका पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना अच्छा लगता है, वो काम कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि सेक्टर्स आप चूज करना चाहते हैं, सेक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं। अभी सर ने बहुत अच्छा बताया सेक्टर्स, लेकिन जिनको लगता है कि सेक्टर्स चेंज नहीं करेंगे, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, नहीं, जो चेंज नहीं करेंगे वो मिट जाएंगे, जो चेंज नहीं करेंगे वो मिट जाएंगे। हमारे सामने कोनिका और कोडक का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अपने आप को समय के हिसाब से चेंज तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो वही थोड़ा सा एक लोगों में प्रॉब्लम ये है कि जो चेंज कर्व आया है, लर्निंग कर्व, वो थोड़ा सा वो मुश्किल हो रहा है लोगों को एडजस्ट होने में। हो जाएंगे धीरे धीरे, टाइम लग रहा है, और शायद अगले साल हम कुछ और पे डिस्कशन कर रहे होंगे कि हमने इस टाइम को यूटिलाइज करके हमने ऐसा क्या किया, और अब आज हम कहाँ हैं, हम उससे हम इतने आगे निकल गए। तो शायद नेक्स्ट ईयर हमारी कुछ इस तरह की डिबेट होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली हैं, और इतना कुछ अभी भी हमें नॉलेज मिलता चला जा रहा है, बट टाइम का भी लिमिट है। हम अगर ये बहुत पॉपुलर और बहुत पसंद आता है लोगों को, तो एटलीस्ट महीने में 2 बार जरूर इस डिस्कशन को करेंगे। डिफरेंट फील्ड से लोग खबरइंडिया.com और VVW का ये जो प्रयास है, निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। लोगों को आज एक नए हौसले की आवश्यकता है, दिशा। लोगों को, बहुत से लोगों के पास एक दिशा है,
लेकिन उस दिशा में वो कितना आगे बढ़े कि ना बढ़े, ये हौसला उनको चाहिए, और ये हौसला देने का काम आप लोग कर रहे हैं जी। और निश्चित तो रूप से आज प्रणम जो में है आप हमसे लोगों जो का जुड़ नहीं प्रयास। पाए, तीन चार पैनल मेंबर्स हमसे जुड़ नहीं पाए हैं टेक्नोलॉजी या टेक्निकल इश्यूज के कारण, हम उनको नेक्स्ट डिबेट में जरूर डिस्कशन में शामिल करेंगे। और सबसे ज्यादा जो इस लॉकडाउन में तो ऑनलाइन कोर्सेज जिस तरीके से बिके हैं, और जितने, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप लोग या मैं, हम सब ने कोई ना कोई जरूर एक ऑनलाइन कोर्स जरूर किया होगा, इस बात से सब सहमत होंगे। तो जिन्होंने पहले से ऑनलाइन कोर्स बना रखा था उनका तो बस चांदी ही हो गई थी। और यूट्यूब वीडियोस के तो क्या करोड़ों में व्यूज हो गए बहुत लोगों के। सिंपल एक इडली ढोकला बनाना भी लोगों ने यूट्यूब पे देखा, तो उनकी भी बहुत अच्छा, उनका एक सब्सक्राइबरशिप भी बहुत बढ़ गया उनका। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस दौरान काफी उनको बूम मिला और एक उनका बेस बन गया है, तो उससे भी वो अपना एक नया बिजनेस और एक्सपैंड कर सकते हैं। So thank you so much for all your panel members' time and for sharing your vast knowledge in your field. बहुत वैल्यूबल रहा और बहुत ही उपयोगी रहा। तो जिन्होंने मिस किया वो दोबारा इस सेशन को रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और जरूर अपने कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा लगा, और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में फिर से आंसर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच अरविंद राही जी, अशोक शर्मा जी, तपन जी एंड सुमित रंजन जी, और जो संजय घोष शर्मा जी जी, थैंक यू। और अमित रंजन जी इस प्रोग्राम टेक्निकली मैनेज करने के लिए और सबको जोड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। Thank you, Amit ji.